नमस्कार मित्रों। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट डिस्क्रिप्टिव एसे मेंस राइटिंग के नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कई तरह से टॉपिक बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी अभिशाप, तकनीक अभिशाप या वरदान, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बून और बेन। टेक्नोलॉजी इमर्जिंग चैलेंजेज, टेक्नोलॉजी एंड लाइफ स्टाइल, ये 3 टॉपिक हो सकते हैं। इन तीनों टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैंने इस लेक्चर को बनाया है। इस लेक्चर को देखने से पहले पीछे मैंने 3 लेक्चर को अपलोड किया है, 3 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है हाउ टू राइट एसे इन सिंपल वे, एक वीडियो। दूसरा वीडियो लिस्ट ऑफ एसे दिया है। तीसरे वीडियो में फ्रीबी कल्चर पे एसे लिखा है, जो मेरे लिस्ट का पहला टॉपिक था। आज का टॉपिक दूसरा है, जिसका नाम टेक्नोलॉजी है। ये थोड़ा अलग है। मैंने इस एसे को शुरू में डिटेल तथा लास्ट में साइनॉप्सिस के रूप में रखा है, ताकि आप भी इस वीडियो का हेल्प लेके घर पे एसे लिखो, तो आप भी काम करो। तो टेक्नोलॉजी पे जो मैंने एसे लिखा है, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, देन हिस्ट्री पे गया हूँ, देन उसके प्रेजेंट में क्या प्लसिंग रेलेवेंस है उस पर बात किया है, देन क्या क्या स्कोप है उस पर गया हूँ, एप्लीकेशन पे उसका क्या एप्लीकेशन है, फिर बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेज, फिर ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन कंक्लूजन। बीच में एक बिहार का एंगल आप डाल लेंगे। मैं बता दूंगा पॉइंट्स में, आपको लिखना है। ये 2 इंट्रो और कंक्लूजन पारा में लिख दिया है, और फिर उसके बाद 2 एक और पारा में हिस्ट्री और प्रेजेंट के रिलेवेंस को लिख दी। हिस्ट्री और प्रेजेंट के रिलेवेंस को लिखा है, ताकि एक आइडिया मिल जाए पैराग्राफ में लिखने का भी आप लोगों को। तो सबसे पहले मैंने इस इंट्रो डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू परफॉर्म प्रैक्टिकल टास्क इन डे टू डे लाइफ। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो भी नॉलेज है ना, उसको ऑर्गेनाइज्ड करके कुछ उससे बनाते हो, आप इक्विपमेंट बनाते हो, व्यवस्था बनाते हो, और फिर उससे क्या होता है कि वर्ल्ड, मतलब उसका एप्लीकेशन होता है डे टू डे लाइफ में, और आपका वर्ल्ड जो है ना बेटर कनेक्टेड हो जाता है और क्लोजर हो जाता है। अब इस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को समझने के लिए हम प्रयास करेंगे कि मान लो मैं एक कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूँ, और मैं किसी से मिलता हूँ, वो थोड़ा आदमी भूलता है। वो जब भी घर में जाता है तो वो लाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ करना भूल जाता है, या अपने ऑफिस में जाता है, इससे उसको हेवी लॉसेस होते हैं। वो आगे बोलता है, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि भाई सेंसर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर बना दो, जो कि सेंस कर ले खुद की घर में अगर कोई आदमी इंटर करता है तो लाइट अपने आप स्विच ऑन हो जाए, और जैसे ही घर में से बाहर आदमी जाता है तो सेंसर बेस्ड सॉफ्टवेयर सेंस कर ले कि घर खाली है, घर में कोई नहीं है, तो लाइट ऑफ कर देगा, या जो भी उसके फ़ैन है ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन है। डेफिनेशन 1 ये है और डेफिनेशन 2 ये है। दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, उसके बाद दूसरा लाइन ये लिखिएगा। दोनों डेफिनेशन जो हैं, ये और ये दोनों सेम हैं, 1 और 2। देखते हैं दूसरे वाले में क्या लिखा है। एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वही है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। टू बिल्ड इक्विपमेंट, क्या इक्विपमेंट बना रहे हैं, डिवाइसेस डैट कैन पुट टू डिफरेंट यूज। तो अब इक्विपमेंट में क्या होगा, हेवी मशीनरी हो जाती है, एरोप्लेन हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, सर्जिकल डिवाइसेस हो गए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। उनके डिफरेंट यूजेज हैं। तो दोनों में से कोई एक ही आप लिखिएगा, और उसके बाद ये वाली लाइन लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप मान लो एग्जामिनर को मैंने बता दिया कि इस टॉपिक पे लिखने जा रहा हूँ, उसको डिफ़ाइन कर दिया, देन उसको बताएंगे ना। मान लो हम ही से मिलोगे तो बताओगे ना कि ये पंकज है, एजुकेटर है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। देन इनका इतिहास ये बिहियाँ से आए हैं, या फिर पटना से आए, दिल्ली से आए, जहाँ से भी आए। और फिर उसके बाद हिस्ट्री आप स्टार्ट यहाँ से करोगे। उसके बाद हिस्ट्री में आप बताओगे कि इनका इतिहास क्या है, इनके पिताजी क्या करते हैं, या ये क्या करते, क्या करके आया, क्या करेंगे। उसी तरह से टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, उसके इतिहास के बारे में कि इट हैज़ लॉन्ग सेंस ऑफ हिस्ट्री सिंस स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज से ही इसकी हिस्ट्री है। और देन आप बताओगे कि अर्लीस्ट सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, तो ह्यूमन से डेवलप किया था, स्टोन से का यूज करके स्टोन मेड इक्विपमेंट बनाया था, जब वो हंटर और गैदरर थे।
पैलियोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड में, ठीक है। वहाँ के बाद देखोगे कि ओवर ए टाइम पीरियड ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है ना टेक्नोलॉजी में और क्वालिटी लाइफ देने के लिए क्या हुआ, ये एवर इवॉल्विंग प्रोसेस रहा। इट इवॉल्व ओवर ए टाइम टू मेक ह्यूमन लाइफ ईजी और बेटर, ठीक है। एवर इवॉल्विंग प्रोसेस रहा। तो एक पैराग्राफ में हिस्ट्री हो गया, तो इससे लिंक हो गया ना कि ये है, मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका इतिहास ये है, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। इट यूजेज हैव इमेंसली चेंज सिंस 20th सेंचुरी, ठीक है। 20वीं सेंचुरी से इसके प्रयोग कुछ ज़्यादा ही बदल गए हैं और बृहद स्तर पे हो रहे हैं। सा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन लाइफ, उससे क्या हुआ, ह्यूमन लाइफ आसान हो गया। कैसे, डिस्कवरीज और इनोवेशन के ही थ्रू। मोबाइल आ गए, पहले मोबाइल सपना हुआ करता था 90s में, 90s की किड्स से पूछो, देन वो उसका स्वरूप, फिर लैपटॉप आ गए, इंटरनेट आ गया, और धीरे धीरे वो तो आए ही, फिर उनका सिंप्लीफिकेशन हुआ। बस जैसे पहले बड़ा सा सिस्टम आया करता था कंप्यूटर, देन लैपटॉप आया, देन आईपैड आया, अभी और भी छोटे छोटे गैजेट आ रहे हैं, छोटे छोटे चिप्स बन रहे हैं ताकि और भी इक्विपमेंट्स को हैंडल किया जा सके, ठीक है। इवन जियो आया, जियो के बाद तो डिजिटल क्रांति ही आ गई, आप लोगों ने देखा। तो क्या है, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो टेक्नोलॉजी लगी ऑप्टिकल फाइबर के रूप में जियो के लिए, डाटा के लिए, वो उसको सिंप्लीफाइड करके यूज किया और देन डाटा को सस्ते रेट में उपलब्ध कराने लगा डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां, और उससे फिर बहुत लोग रोज़गार, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, ठीक है। अब हम लोग चलते थोड़ा आगे। अब उसके बाद पास्ट और प्रेजेंट्स की बात होगी, देन स्कोप की बात कर ले रहे हैं कि आईटी में कहाँ कहाँ स्कोप है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में है, टेक्नोलॉजी का स्कोप स्पेस में है, न्यूक्लियर में है, बायोटेक में है, मेडिकल साइंसेस में है। तो इसको भी आप डिटेल में लिख सकते हो कि आईसीटी में आप देखो, आईसीटी में क्या यूज है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, इवन एटॉमिक क्लॉक्स बन रहे हैं, सैटेलाइट्स को आप गाइड करते हो। स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट बिना आईसीटी के हो नहीं सकता है, तो इस पर दो दो तीन तीन लाइन इस तरह से लिख दोगे। स्पेस पे आओगे तो जिस तरह से सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्चिंग हो रही है, उसका भी अपना एप्लीकेशन है, ठीक है। क्या हो रहा है उससे, उससे ये हो रहा है कि आप सर्विलांस कर रहे हो सैटेलाइट के थ्रू, क्या कर रहे हो आप, सर्विलांस बढ़ा रहे हो, ठीक है। जीपीएस है ना। उसके बाद फिर क्या कर रहे हो आप, सर्विलांस बढ़ाने के अलावा आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से आप प्रोडक्शन को देख रहे हो कि प्रोडक्शन किस तरह से कर रहे हो खेत का। फिर डिजास्टर में भी इसका यूज है कि आप वाटर लेवल देख लेते हो और डिजास्टर के का जो प्रभाव है उसको मिनिमाइज कर सकते हो। देखिए, डिजास्टर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको एकदम से रोक नहीं सकते, लेकिन उसके इफेक्ट को आप कम कर सकते हो। स्पेस टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट्स के इमेजेस से यूज करके आप करते हो। फिर न्यूक्लियर में वीपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो निगेटिव चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस, जो वर्ल्ड जो एनर्जी का तो रिक्वायरमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर जो है एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है एनर्जी के सप्लायर के रूप में, ठीक है, पीसफुल अगर इसका यूज हो तो। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वीपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन में न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहे हैं, देन बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फिर इसका एक और यूज है मेडिकल में भी, कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है ये। इसका लिमिटेड यूज है, मैं बताऊंगा, दिमाग से उतर गया है। फिर बायोटेक में आओ, तो बायोटेक में जिस तरह से फोर्टिफाइड राइस पीडीएस शॉप में बांटे जा रहे हैं माल नॉरिशमेंट को दूर करने के लिए, देन इस टेक्निक का यूज करके बीटी कॉटन, मतलब डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है। देन आपका जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बन रहे हैं, ताकि आप कोई भी बीमारी हो उसके जीनोम को एडिट करके इनिशियल लेवल पे ही सही कर दो। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, निगेटिव भी है। तो यहाँ पे दो दो तीन तीन वर्ड्स आप हर जगह लिख लोगे। यहाँ पे बायो सेंसर है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके, बायो कैप्सूल है, नैनो सेंसर है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो दो दो तीन तीन लाइन लिखोगे तो बहुत सारे हो गए। फिर अब स्कोप के बाद एप्लीकेशन, आईसीटी में आईओटी का एप्लीकेशन है, एआई का एप्लीकेशन है, 5G का एप्लीकेशन है, ये भी इंफ्रा में भी आ जाएगा, इंफ्रा वाले सेक्शन में भी। ये सब अपने आप में ऐसे एक टॉपिक है, वो मैं अलग से डील कर दूंगा और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। देन ग्रीन हाइड्रोजन है। उसके बाद देखिए आपने क्या किया, आपने डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन के बाद उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, देन उसके प्रेजेंस के बारे में बताया।
तो दोनों उसका रिलेवेंस प्रूव कर दिया। रिलेवेंस प्रूव करने के बाद आपने क्या किया, उसका स्कोप बता दिया। रिलेवेंस को ही आगे खोला ना कि ठीक है प्रासंगिक है आज भी, तो कैसे है, तो स्कोप के थ्रू बताया, फिर उसका एप्लीकेशन बताया। तो सब पैराग्राफ आपस में लिंक हैं। देन आप बेनिफिट बताओगे, यहाँ पे 4 बेनिफिट हमने लिखा है, बेनिफिट आप बढ़ा सकते हो। डिसएडवांटेजेस 3 ही लिखे हैं, वो आप और बढ़ा सकते हो। देखते हैं क्या बेनिफिट है। वर्ल्ड को क्लोजर लाया, बेटर कनेक्टेड किया है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन से उसमें आपके आ गए हैं, एरोप्लेन आ गया है, देन इंटरनेट आ गया है, ईमेल की फैसिलिटीज़ है, वीडियो कॉलिंग हो जा रही है वगैरह वगैरह। लाइफ को लग्जरी बना दिया है और उस लग्जरी लाइफ को अफोर्डेबल बना दिया है। हर किसी के हाथ में आज मोबाइल है, लैपटॉप है, लगभग हर किसी के घर में। तो ये क्या मतलब लग्जरी कर दिया, मतलब विद इन द रीच ऑफ एवरेज मिडिल क्लास, मतलब जो मिडिल क्लास हैं उनके 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 पहुंच में ये ला दिया है टेक्नोलॉजी ने अपने कंटिन्यूअस इनोवेशन से। याद रखिएगा, इनोवेशन आएगा ना तभी इकॉनमी चलेगी। मान लीजिए आपके घर एक पुरानी टीवी है, तो उससे अच्छी टीवी मार्केट में आएगी तभी ना टीवी आप पुरानी वाली बेच के लोगे। तो उसके लिए अच्छी टीवी बनाने के लिए आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ जाओ मेरे पॉइंट को। ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर रिवॉल्यूशन हर फील्ड में लाया। एग्रीकल्चर में आपको बताया कि बायोटेक के चलते प्रोडक्शन बढ़ा, ग्रीन रिवॉल्यूशन सफल हुआ। देन मेडिकल में भी बहुत सारे रोगों का आपने इलाज किया, तो रेवोल्यूशन लाया। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, इंडिया तो लीडर है। फिर आईसीटी में भी हमने बहुत कमाल का काम किया। डिसएडवांटेजेस क्या है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जा रही है, मतलब जीवन शैली जो है ना वो एक जगह रुक सी गई है। लैपटॉप पे बैठ के, वो डेस्क पे बैठ के बस काम करना। सोशल आइसोलेशन हो गया है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब न्यूक्लियर बम, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स मार्केट में आ गए हैं। ठीक है, देन यहाँ पे अगला इसको और आप बढ़ा लेना। ठीक है, मैंने बस आपको एक रास्ता दिखाया, पाथ दिखाया, बाकी आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करना है। ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी की बात आ रही है। ह्यूमन, मान लीजिए टेक्नोलॉजी खुद से तो यूज होगी नहीं, खुद से यूज नहीं होगी तो कैसे होगी, तो इसके लिए ह्यूमन का इंटरवेंशन चाहिए। तो ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन यहाँ पे इंटरवेंशन करेगा तो क्या करेगा, मैनेज करेगा। मैनेजमेंट का रोल आ जाता है ह्यूमन का। बिना ह्यूमन के मैनेजमेंट के टेक्नोलॉजी रन नहीं हो सकती, याद रखिएगा। तो ह्यूमन और टेक्नोलॉजी में का स्ट्रॉन्ग रिलेशन। उसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस अपने आप में नॉलेज है, साइंस बेस है किसी भी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। तो वो आप देख लीजिएगा, इस पर भी एक एक पैराग्राफ लिख दीजिएगा। देन लास्ट में आप कंक्लूजन पे आइएगा। कंक्लूजन पे आइएगा तो क्या लिखिएगा, देखिए कंक्लूजन पे क्या लिखिएगा कि इसको पैराग्राफ में लिख दिया है थोड़ा सा ये करके चेंज करके कि ठीक है, सर्टेनली इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल, नो डाउट technology has certainly improved lifestyle and contributed towards growth of economies. ठीक है, however the amount of damage it has done to the environment, ये environment है, ठीक है, as well as mankind, is cause of concern, need to balance between them। दोनों के बीच में बैलेंस करने की आवश्यकता है। पॉजिटिव नोट पे आप ख़त्म कर देंगे ऐसे को, और ये हो गया। तो इस तरह से मैंने लगभग सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया है टेक्नोलॉजी में। और आप लोग इसको लिखो, घर में प्रयास करो, और कटअप का ज़्यादा टेंशन ना लो। कटअप जो है ना, कटअप का जो सैम्पल जो हर टेलीग्राम ग्रुप पे चल रहा है वो हार्डली 2000 से 3000 लोगों का है। उसमें से मोस्टली जो है ना, मुझे लगता है 30% से 40% मिनिमम फेक हैं। ठीक है, तो और उसको अगर सही मान भी रह जाए तो मुश्किल से 400 लड़के हैं जो 80+ हैं। ठीक है, और 400 ऐसे होंगे जो साइलेंट होंगे, तो 800 लड़के ही 80+ है। स्टिल जो जनरल का कटअप है ना वो 77-78 पे आके रुक रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे फेक हैं। कटअप 75+ रहने के बहुत चांसेस है, लेकिन देखिए साइड पे से क्या होता है। और मैंने आपको एक रेंज दे दिया है, और ये मात्र मेरा प्रोडिक्शन है, गलत होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आप लोग कटअप मत खेलो, बस तैयारी करो। अगर सिलेक्शन, और कैटेगरी वाले तो बिल्कुल ही परेशान मत हो। 70+ हो तो आप तैयारी करो। कैटेगरी वाले, EWS वाले, OBC वाले 73-74+ हो तो आप तैयारी करो। फीमेल उसी हिसाब से आप लोग कम कर लो। और ठीक है, 1-2 नंबर से रुक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना का तो बात है, आप लोग पढ़े रहो। लेकिन अगर हो गया और आपकी तैयारी अच्छी नहीं रही तो मुश्किल है। और एक बात और, सिलेक्शन जो है ना अच्छा खासा लड़का लोग का होगा। 5800 6000 से ऊपर लड़का लोग का होगा। 6500 हो जाए, क्योंकि बीपीएससी बोल रहा हूँ, डिफेंस
डिफेंस और हाई कोर्ट वगैरह का जो है ना, कोर्ट्स वगैरह का, तो इनका एक रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए असिस्टेंट किस लिए वो हायर कर रहे हैं, वैसे लोगों को चुनना चाहेंगे जो ग्रामेटिकली साउंड हो, जो लिखने में अच्छे हों। तो मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव नेचर के लड़के हैं और आप 80 प्लस ही स्कोर कर लिए, 90 प्लस ही स्कोर कर दिए, लेकिन आप रिटर्न में गुड नहीं हो, तो आपको लेके वो क्या करेगा? ठीक है, उसका तो काम पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा ना, जिस पर्पस से ले रहा है वो। तो वो ऐसा बच्चों को उठाना चाहेगा जो गुड हो इंग्लिश में, अच्छे हो लिखने में, भले ऑब्जेक्टिव नेचर से वो कमज़ोर हो। और प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग नेचर का है। सो 75 वाले के आसपास वाले आराम से तैयारी कीजिए, मुझे लगता है सबको मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। धन्यवाद। इसी नोट पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर मैं अगला लेक्चर अगले टॉपिक पे जल्दी अपलोड करूँगा। धन्यवाद।